evening, everyone. I'm audible to everyone. Good evening, Priti. Good evening, Madhur. Good evening, everyone. I'm audible to everyone. Please raise your hands if my voice is clear to all of you. आवाज आ रही है मेरी बराबर तो एक बार प्लीज रेज योर हैंड्स. श्रुति, जोत. Okay, cool. I'm just sharing my screen. Let me know. I hope my screen is visible to every one of you. आप लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है? I can guess that at least. ठीक है. So we are continuing with cabinet mission plan. कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि गुड इवनिंग हर्षिता, गुड इवनिंग श्रवणी. कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि कैसे क्लेमेंट एटली अब भागने की तैयारी में है और इसलिए वो लोग कैबिनेट कमेटी बना के कैबिनेट मिशन को इंडिया के लिए रवाना करते हैं, राइट, ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर करके ये लोग निकल जाए, राइट. So now we will see what is the plan of cabinet mission to resolve this deadlock. जो आपका कैबिनेट मिशन है उसका प्लान क्या है ये डेडलॉक खत्म करने का. कैबिनेट मिशन कैसे रिजॉल्व करेगा डेडलॉक को. वी हैव टू सी दैट थिंग. क्या प्लान लाया है इन्होंने या कैसे ये चीज सॉर्ट करने को देख रही है कैबिनेट मिशन. ठीक है. लेकिन वो करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ. इंडिया के प्रोविंस थे जिनको इन्होंने डिवाइड किया हुआ था. हम लोगों ने पहले भी देखे हैं ये प्रोविंस को, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग बना ही लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है. सो अभी कैसा है ना, आप लोगों को मैंने पहले भी ये सारी चीजें बताई हुई है कि ये था पंजाब, फिर उसके बाद यू वर हैविंग ये वाले जोन में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसी के नीचे यहाँ तक सिंध था. दिस इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ये आपका सिंध है. उसी के नीचे जस्ट यू हैव मद्रास ओवर हियर यहाँ पे. फिर आपको यहाँ वाले जोन पे उड़ीसा देखने मिलता है. यहाँ वाला पूरा जोन तो आपका बंगाल था. और बंगाल के इस साइड में यू विल सी कि बिहार का एक छोटा सा यहाँ पे बिहार प्रोविंस था. फिर उसके ऊपर ये वाला जो पूरा यहाँ तक था दिस वाज यूनाइटेड प्रोविंस. यहाँ पे अ ग्रेटर चंक वाज बॉम्बे. हाँ. यस. और जोत को स्क्रीन नहीं देख रहा. किसको? जोत. जस्ट अ मिनट.
आई होप इट्स विजिबल नाउ। और ये वाला आपका हो गया सेंट्रल प्रोविंस। ये हमने पहले भी बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आसाम था आपका, ये भी मैंने आपको पहले बताया। ठीक है। तो अब कैसा हो रहा है पता है आपको? ब्रिटिशर्स है ना, जो कैबिनेट मिशन को भेज रहे हैं, वो कैबिनेट मिशन को काम दिया हुआ है। ठीक है। ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे हैं कि पार्टीशन अवॉइड किया जाए। इसके लिए ये जितने भी प्रोविंस मैंने तुमको बताए ना, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस बिहार, आसाम, बंगाल, फिर सेंट्रल प्रोविंस मद्रास, उड़ीसा, बॉम्बे, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो इन सबको एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो कैबिनेट आया है, ये बोल रहा है प्लान कुछ ऐसा है कि पंजाब प्लस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस प्लस सिंध, ये सबको आप एक साथ मिलाओ और इनको बना दो ग्रुप ए। इनको इन लोग बोल रहे हैं कि हम मिला के ग्रुप ए बोलेंगे। बंगाल और असम को एक साथ कर देंगे और बोलेंगे ग्रुप बी। दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रुप बी। उसके बाद जो बचे हुए हैं सारे, जैसे बॉम्बे हो गया आपका, फिर आपका सेंट्रल प्रोविंस हो गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार हो गया। उत्तर प्रदेश यानी यूनाइटेड प्रोविंस में बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश तो था नहीं उस टाइम। तुम भी यूपी लिख के आओगे तो मैं यूनाइटेड प्रोविंस ही लिख देता हूँ इधर पे, इसको इससे अच्छा। उस टाइम पे इट वाज यूनाइटेड प्रोविंस। बिहार प्लस मद्रास प्लस उड़ीसा, ये सबको इन्होंने बोला हम मिलके ग्रुप सी बोलेंगे। ठीक है। कैबिनेट मिशन ऐसा बोल रहा है, क्यों कर रहा है ये? क्योंकि उसको ना पार्टीशन अवॉइड करना है। ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को उन लोग ने ऑप्शन दिया कि जो भी बचे हुए प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो या तो कोई भी ग्रुप के साथ जुड़ जाए या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर है कि जुड़ना है तो जुड़ जाओ या फिर इंडिपेंडेंट हो, कैन बी इंडिपेंडेंट और ज्वाइन इंडिया। जो बाद में ये पूरा बनेगा, अभी ये याद रखो बस। मैं तुमको बताता हूँ, देखो अब कैसा हो रहा है कैबिनेट मिशन का प्लान। देखो, समझो कि ये ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि तीन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तीन तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाले हैं। जैसे कि इलेक्शन होगा, और प्रोविंस के लेवल पे इलेक्शन होगा, फिर ग्रुप बनेगा। देखो वो कैसे रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। प्रोविंस है आपका, कैबिनेट मिशन ये बोल रहा है प्रोविंस है आपका, फिर प्रोविंस को आप ग्रुप में डाल रहे हो और ग्रुप इंडिया बनेगा। मैं ये समझा रहा हूँ कैसा। प्रोविंस है, प्रोविंस को आप ग्रुप में डाले और ग्रुप इंडिया बनेगा। कैसे? आप प्रोविंस के लेवल पे इलेक्शन कराओगे पहले, प्रोविंस के लेवल पे आप इलेक्शन कराओ। जो लोग जीत के आएंगे उस इलेक्शन में, ठीक है, कैबिनेट मिशन इलेक्शन कराएगा, और जो भी लोग उस इलेक्शन में जीत के आएंगे, वो लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। वही गवर्नमेंट जो बना रहे हैं लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम करेंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे। पहला पार्ट क्लियर? इलेक्शन होगा प्रोविंस के लेवल पे, जो लोग जीत के आएंगे वो सरकार बनाएंगे, और वही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम करेंगे और संविधान बनाएंगे। तो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है एट प्रोविंस लेवल। ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वन है, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर वन। ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग? ये ग्रुप है, ग्रुप के लेवल पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओगे ऐसे ही इलेक्शन करके।
अब आपके जो भी प्रोविंस के इलेक्शन के लोग हैं उनमें वोट कराओ। मान लो आपने यहाँ के प्रोविंस से किसी को भेज दिया, फिर यहाँ के प्रोविंस से किसी को भेज दिया, आपका जो भी ग्रुप है उस प्रोविंस में से कुछ लोगों को भेज दो। जैसे आपने पंजाब के लेवल पे प्रोविंस के इलेक्शन कराया, सरकार बनाई, और सरकार बनाए उन्हीं लोग में से किसी एक को भेज दो आप ग्रुप के लेवल में। अब ये ग्रुप के लेवल पे भी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दिस विल बी योर कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2। ठीक है। अब हर ग्रुप से, ग्रुप ए से भी, ग्रुप बी से भी और ग्रुप सी से भी कुछ मेंबर जाएंगे, इंडिया के लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और इन लोग बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 3। मतलब कैबिनेट मिशन प्लान क्या बोल रहा है कि आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ब्रिटिशर्स ये करके बेसिकली क्या कोशिश कर रहे हैं कि पार्टीशन अवॉइड किया जाए। इससे मुस्लिम लीग का कुछ हो जाएगा, जैसे पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सिंध ये मुस्लिम लीग मांगता था, तो ये वाला ग्रुप के लेवल पे बन जाएगा तो उन लोग शायद नहीं मांगेंगे ये सोच के। तो ब्रिटिशर्स क्या ट्राई कर रहे हैं, अवॉइड करने को पार्टीशन। ठीक है। लेकिन कैसे, ये 3 लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। पहले प्रोविंस के लेवल पे इलेक्शन कराओ, कुछ लोग जीतेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे प्रोविंस के लेवल पे। फिर इन्हीं प्रोविंस में से कुछ लोग जाएंगे ग्रुप वाले लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ग्रुप के लेवल से इंडिया वाले लेवल पे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू गाइस गेटिंग दिस? क्या ये वाला पार्ट समझ में आया कि कैबिनेट मिशन एक्चुअली प्रपोज क्या कर रहा है? Are you guys getting this? Please raise your hand if it is clear to you all. सब लोग हाथ उठाए जिनको समझ गया है। प्रीति? ओके ओके कूल। सर मधुरा आई इज इट हैव क्लियर? डाउट। यस। सर जो इलेक्शंस होगा वो सिर्फ प्रोविंस लेवल पे होगा ना, बाद में ग्रुप करेक्ट। ग्रुप और इंडिया के लेवल पे नहीं होगा? नहीं नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है सर। ओके नाउ दिस इज डन। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने ये सारी चीजें करने के लिए बोला है। ये लोग बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि पार्टीशन अवॉइड हो, क्योंकि आप ग्रुप में डाल दोगे तो ये एक ग्रुप भी तो बन रहा है जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी की एक साइड, इंडी मेजोरिटी की एक साइड। तो उनको पार्टीशन नहीं चाहिए ऐसा लगता है, बट मेरे हिसाब से तो इट्स वेग, उनको चाहिए था। ठीक है। तो प्रोविंस का जो इलेक्शन है, जो प्रोविंस के लेवल पे ये सब इलेक्शन करवा रहे हैं, इसमें इन लोग 3 तरह की सीट्स रख रहे हैं बेसिकली। एक जनरल, बोल रहे हैं कि एक जनरल सीट होगी जिसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी। दूसरी सिख्स के लिए होगी और तीसरी मुस्लिम्स के लिए होगी। ठीक है। बेसिकली प्रोविंशियल असेंबली पे बोला है सीट जो है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में देंगे। ये हर प्रोविंस के लिए वेरी करेगा कि किसके लिए कितना होगा। विल वेरी प्रोविंसेस टू प्रोविंसेस। ठीक है। अब प्रोविंस में किसकी क्या रहेगी उस हिसाब से, बेसिकली ये सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा है। इसमें ये बोला है प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट्स है आपकी, वो प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन के बेसिस पे हम ऐसे डिवाइड करेंगे। जनरल में तो कोई भी खड़ा हो सकता है, बाकी मुस्लिम्स और सिख वाली सीट पे सिर्फ मुस्लिम्स और सिख्स ही खड़े होंगे। ठीक है। अब इंडिया के लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है उस पे कितने मेंबर रहेंगे वो देखना है। ठीक है। आप लोग को जो मधुरा ने अभी पूछा कि इलेक्शन होगा कि नहीं, देखो होगा वो एक्चुअली, लेकिन कॉम्प्लिकेट मत करो। प्रोविंस के लेवल पे इलेक्शन हो रहा है। देखो इसको मैं सीधा रहा, तुमने कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट किया और वो वोट करके जीत गए, प्रोविंस में चले गए, अब वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सब फोकस करो, क्योंकि प्रोविंस वो सारे लेवल पे इलेक्शन होगा, बट मैं तुमको इजी कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे ये बताना भी नहीं था, बट ठीक है। प्रोविंसेस के लेवल पे इलेक्शन हो रहा है। कुछ लोग कंटेस्ट किए होंगे, मान लो 1 2 3, बहुत लोगों ने कंटेस्ट किया और 3 लोग जीत के आ गए, ऐसा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। अब ये 3 लोग आपस में इलेक्शन करेंगे। ठीक है। मान लो कि बहुत बड़ी मेजोरिटी है, 3 में तो समझेगा ही नहीं तुमको यार, कैसे बताऊं कितना नंबर है।
10 नंबर लेते हैं कि देयर वर 10 पीपल हु गॉट सिलेक्टेड एट प्रोविंसेस लेवल। अब 10 में से ऐसे कुछ 4 लोग खड़े हुए, जाने की सीट तुमको बोला है कि तुमको ग्रुप के लेवल पे भी भेजना है आदमियों को, और ग्रुप के लेवल पे पंजाब प्रोविंस से फॉर एग्जांपल बोला है कि 2 लोग आएंगे। तो ये 10 लोग अब आपस में वोट करेंगे। मान लो 4 लोग खड़े हुए और 4 लोगों में से आपको 2 लोगों को वोट करके जिताना है, तो 2 लोग जो जीतेंगे वो ग्रुप के लेवल पे जाएंगे पंजाब को रिप्रेजेंट करते हुए। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आ गए रहेंगे ना, वो बहुत लोग भी आपस में इलेक्ट करेंगे और इंडिया के लेवल पे भेजने वाले हैं। ठीक है, तो वो वैसा है। मतलब एक सिंपल याद रखो कि हर लेवल पे इलेक्शन हो रहा है। मधुरा को मैंने बोल दिया कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ तक सब क्लियर हो। इंडिया के लेवल पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा है, यानी ये लेवल पे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया के लेवल पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, उसमें 389 मेंबर्स चाहिए। कितने? 389 मेंबर्स कमिंग फ्रॉम एवरी ग्रुप, या फिर सिंपल प्रोविंसेस से बोल दोगे तो भी समझ जाएगा, क्योंकि एट दी एंड प्रोविंसेस से ही आ रहे हैं ना वो। ठीक है, तो अब देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 389 नंबर है, उसमें से 292 प्रोविंसेस से आएंगे, 93 प्रिंसली स्टेट से आएंगे। अब मेरे को तुमसे एक और एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी था ना, मैंने बताया था, तो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से भी आएंगे। अब तुम समझ सकते हो कि कौन से मेंबर इलेक्शन से आ रहे हैं और कौन से नॉमिनेट होके आ रहे हैं। प्रिंसली स्टेट्स और चीफ कमिश्नर प्रोविंस के मेंबर नॉमिनेट होके आएंगे, लेकिन प्रोविंसेस के जो मेंबर है वो इलेक्ट होके आएंगे। ठीक है, क्लियर कट? इज इट क्लियर? क्या ये पॉइंट समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से मेंबर हैं जो वोट होके आएंगे और कौन से मेंबर हैं जो नॉमिनेट होके आएंगे? इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, ये चीज इनका कैबिनेट मिशन बोल रहा है, अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया, वो बता रहा है कि ये तो इससे क्या होगा, प्रोविंसेस को और एक चीज ऐड किया इन लोग ने, जो मुस्लिम लीग इतना चीजें मांग रही थी, ये तो पूरा वो सेटअप हो गया। कैबिनेट मिशन ने बोला कि प्रोविंसेस को हम ऑटोनॉमी देंगे और रेसिडुअरी पावर भी देंगे। मतलब प्रोविंसेस को कंपैरेटिवली ज्यादा पावर मिलेगी सेंटर से, क्योंकि उनको रेसिडुअरी पावर्स दी जा रही है कि अगर फ्यूचर में कोई सब्जेक्ट जो इनके लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पे भी ये काम कर सकते हैं। जिन्ना सर वाज आस्किंग फॉर दिस ओनली ना, कि प्रोविंसेस को ज्यादा पावरफुल करो, प्रोविंसेस को ज्यादा पावरफुल करो। लेकिन अब इन लोग ने एक कंडीशन रखा। एक मिनट, इन लोग ने बोला कि ये जो प्रोविंस है, ये जो प्रोविंसेस है, ये ग्रुप का पार्ट है। तो ये प्रोविंसेस को एक ऑप्शन भी दिया गया कि जो प्रोविंसेस है ना, ये ग्रुप को छोड़ सकती है। प्रोविंसेस जो है ग्रुप के पार्ट थे ना, प्रोविंसेस कैन लीव द ग्रुप। प्रोविंसेस जो है ना वो ग्रुप को छोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही टाइम है जब ऐसा मौका मिलेगा उनको। ओनली एट 2 इंस्टांस। सिर्फ 2 ही टाइम है जब प्रोविंसेस को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि ग्रुप छोड़ना है तो वो भी बता रहे हैं ये लोग कि कौन सा 2 मौका है। तो ध्यान से सुनना। केस 1, एक टाइम तो कैबिनेट मिशन बोल रहा है कि पहले जनरल इलेक्शन के बाद छोड़ सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जब सरकार बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और पहला जनरल इलेक्शन हो गया, तो इसके बाद आपको होना है तो हो सकते हो। ठीक है, लेकिन अलग होना है तभी, आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन। क्या इसका मतलब ये आउट ऑफ इंडिया हो जाएगा? नो, बट दैट प्रोविंस विल बी रूल्ड ऑल इंडिया's कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन।
सिर्फ ग्रुप छोड़ने की बात हो रही है, ठीक है? तुम सिर्फ ग्रुप छोड़ पाओगे। अगर किसी भी प्रोविंस को कोई ग्रुप छोड़ना है तो मैंने ये नहीं बोला कि तुम इंडिया से बाहर जा सकते हो, नो। केस वन क्या है, पहला जनरल इलेक्शन हो गया तो यू कैन लीव द ग्रुप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंडिया से बाहर हो जाओगे। डज इट मीन यू आर आउट ऑफ इंडिया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया से बाहर हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप पे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रुप का वो लागू नहीं होगा, बाकी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन आप पे लागू होंगे, प्रोविंस के बनाए हुए और इंडिया के बनाए हुए लागू होंगे। डिड यू गाइस गॉट माय पॉइंट? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू गॉट इट। इंडिया से बाहर नहीं हो रहे हो आप, सिर्फ ग्रुप से बाहर जा रहे हो, आप पे ग्रुप वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया और प्रोविंस वाला कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा। बट दैट प्रोविंस विल बी रूल्ड बाय India's constitution and provincial constitution। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया मैंने जो बोला? प्लीज लेट मी नो। ये सबको क्लियर है? रक्षित, प्रीति, तेजस्विनी, रक्षित, प्रीति, ओके। प्रीति इज इट क्लियर? आपका हैंड रेज नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि बस आप पे ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, आप इंडिया का पार्ट तो रहोगे ही रहोगे। दिस वाज द केस वन, कि ये केस वन है जब आप ग्रुप को छोड़ सकते हो। नाउ व्हाट इज द केस टू? ग्रुप से छोड़ने की बात हो रही है, इंडिया से नहीं, ध्यान से सुनो। केस टू है आफ्टर 10 years ऑफ इलेक्शन, आफ्टर 10 years ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस के 10 साल बाद, इफ यू वांट टू बी गवर्न बाय इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तब। अब ये 10 साल बाद आपके पास एक्चुअली ये ऑप्शन देखो कितना खराब है। ये दूसरा ऑप्शन तो तुमको इंडिया से ही बाहर जाने का ऑप्शन दे रहा है। इफ यू वांट टू बी governed by India's constitution or not, तभी भी तुम छोड़ सकते हो। अब अगर तुम एक बार सोचो, जस्ट सोचो, तुम अगर इसी से बाहर चले गए तब तो तुम पे ये भी ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा ना, तुम चाहो तो सिर्फ प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशन करोगे, क्योंकि ग्रुप का तो चला गया ना। जब तुम इंडिया से बाहर चले गए तो ग्रुप से भी ऑटोमेटिकली चले गए, लेकिन प्रोविंसेस का कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा अपना है तो तुम पे लगेगा। तो दिस बेसिकली मीन्स आउट ऑफ इंडिया। बट अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो आपको दूसरा, अगर इसको पढ़ा जाए तो ग्रुप से भी बाहर जा रहे हो आप। समझ रहे हो? क्या ये पॉइंट समझ में आया कि ग्रुप से बाहर निकलने का दो तरीका है? एक तो इंडिया से ही बाहर निकलने का तरीका है जिसमें ऑटोमेटिकली आप ग्रुप से भी निकल रहे हो, ठीक है? ये दो इंस्टांस दिया हुआ है। नाउ व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू फील कि क्या ये सही है जिस हिसाब से कैबिनेट मिशन बना रहा है? इज इट राइट? नो, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इस पे क्लैश कर दिया, ठीक है? इंटरप्रिटेशन को लेके क्लैश हो रहा है कांग्रेस और एक्चुअली थोड़ा सा इफ यू सी शायद इंटरप्रिटेशन की गलती है ये। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इस पॉइंट पे क्लैश कर जाती है। कैसे कर देती है? अच्छा, मेरे हिसाब से और जो बुक्स में लिखा है ना, ये दोनों इंटरप्रिटेशन गलत पढ़ते हैं फिर भी क्लैश करते हैं। मतलब इन लोग इंटरप्रेट ही गलत कर रहे हैं और फिर भी क्लैश कर रहे हैं। दोनों अपने गलत करने मतलब दोनों अपने वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको, और उस वजह से क्लैश हो जा रहा है, ठीक है? मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग बोल रहा है कि देखो ग्रुपिंग में होना मैंडेटरी है,
मतलब मुस्लिम लीग जो है ना, जो ये ग्रुप बनाया है ना इन लोग ने, ब्रिटिशर्स ने, ये वाले को ग्रुप ए, ये वाले को ग्रुप बी, ये पूरा ग्रुप सी, मुस्लिम लीग इसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये ग्रुप ए में है, ये ग्रुप बी में है और ये ग्रुप सी सही है। तो मुस्लिम लीग बोल रहा है कि नहीं नहीं, ग्रुपिंग तो जरूरी है, जैसा कैबिनेट बता रहा है वो सही है। ठीक है, ग्रुपिंग इज मैंडेटरी। लेकिन कांग्रेस क्या बोल रहा है कि अगर आप ग्रुप से बाहर निकलने का ऑप्शन ऑप्शनल दे रहे हो, तो ग्रुप में ऐड होना भी तो ऑप्शन होना चाहिए ना। आपने तो डायरेक्ट बोल दिया है कि ये इस ग्रुप में, ये ग्रुपिंग को भी ऑप्शनल करो, कि अगर आप बाहर निकलने का ऑप्शन दे रहे हो पहली बार में, तो उनको पहली बार में ये ग्रुप में जाना है कि नहीं जाना है वो भी तो ऑप्शनल रखो। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? कांग्रेस इज सेइंग कि तुम बाद में उनको जाने का ऑप्शन दे रहे हो ना, तो पहले वो ग्रुप में आना चाहते हैं कि नहीं वो भी तो पूछो। कांग्रेस ये बोल रहा है, इन फर्स्ट इंस्टांस province should have power to enter group or not। उसको वो ग्रुप में आना है नहीं आना है वो भी दो। क्यों? क्योंकि तुमने एज दे कैन एग्जिट आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद वो एग्जिट कर सकते हैं, तो उनको आने का भी ऑप्शन दो। लेकिन मुस्लिम लीग तो खुश है ना इससे, मुस्लिम लीग हंस रहा है बाजू में बैठ के, बोले नहीं नहीं मैंडेटरी है। ठीक है, फिर फाइनल कैसा डिसाइड हुआ? फाइनल ये हुआ, कैबिनेट मिशन ने बोला रुको तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं सॉल्व करता हूँ। कैबिनेट मिशन ने बोला देखो मुस्लिम लीग सही बोल रही है, ग्रुप में आना तो मैंडेटरी है। कैबिनेट मिशन सॉल्व इट। बेसिकली कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की सुनी एंड सेड मुस्लिम लीग इज राइट, ग्रुपिंग मैंडेटरी है। मुस्लिम लीग जो बोल रहा है वो राइट है, ग्रुप में ज्वाइंट होना, ग्रुपिंग जो हो रही है वो बहुत मैंडेटरी है, ये बोल दिया गया। आर यू गेटिंग इट टिल हियर? क्या यहाँ तक का क्लैश और यहाँ तक की चीजें समझ में आई आप लोगों को? इज इट क्लियर टिल हियर? प्लीज लेट मी नो। ओके, इज इट क्लियर टिल हियर? एवरीवन वुड लेट मी नो। शबनी, प्रीति, इज इट क्लियर? चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, हैंड रेज नहीं हो रहा होगा तो, बट लेट मी नो कि आप लोग को समझ गए। शबनी, इज इट क्लियर बच्चा? आई गेस बारिश की वजह से सब इश्यूज। ठीक है, तो अब ग्रुपिंग कंपलसरी कर दिया गया है, जिसको कांग्रेस इज रिजेक्टिंग। कांग्रेस बोल रही है नहीं, ये तो गलत है। कांग्रेस कैबिनेट मिशन को इसके लिए रिजेक्ट कर देती है। जब कैबिनेट मिशन बोलता है कि ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी है, ठीक है, जैसे ही ये चीज बोलता है तो कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है कैबिनेट मिशन प्लान। कांग्रेस बोलती है हम नहीं मानते तुम्हारा ये प्लान। कांग्रेस रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब ये जब हुआ तो मुस्लिम लीग समझ गया कि भाई अब कुछ तो शायद ये कैबिनेट मिशन भी झुक जाए। तो मुस्लिम लीग ने वार्न किया कैबिनेट मिशन को कि देखो कांग्रेस तो चली गई है, कांग्रेस तुमको नहीं मान रही है, लेकिन अगर तुमने थोड़ा भी छेड़छाड़ किया जो तुमने अब प्लान बनाया है उसमें, तब तो हम नहीं मानेंगे, तब हम भी चले जाएंगे। मुस्लिम लीग वार्नड कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग वार्नड कैबिनेट मिशन कि कोई चेंजेस मत करना प्लान में अब।
तुमने जो बोला है कि मैंडेटरी है ग्रुपिंग तो रहनी चाहिए, नो चेंजेस इन प्लान, otherwise we will also reject it, otherwise we will reject it। तो अब कैबिनेट मिशन की नैया तो बहुत ही ज्यादा दुविधा में फंस गई है। ठीक है, चीजें चल रही है। 1946 को फिर भी चीजें चल रही है, नेगोशिएशन हो रहे हैं। कैबिनेट मिशन के प्लान को पूरी तरह कांग्रेस रिजेक्ट कर चुकी है। 1946 ऑफ जुलाई को प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, प्रोविंशियल इलेक्शन कराए जाते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम, देखो पहले तो मुस्लिम लीग आ भी नहीं रही थी ना जो जगह पे वो बोलती थी। ठीक है, अब तुम देखना मुस्लिम लीग जो ट्रिक्स लगाई इतने टाइम से, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा है और मुस्लिम लीग सिंध और बंगाल में मेजोरिटी में आ गई, जहां पे पहले वो मेजोरिटी में नहीं आ रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने जितने भी ट्रिक्स खेले अभी तक, उसकी वजह से ये दोनों जगह पे मुस्लिम लीग मेजोरिटी में आ गई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का इम्प्रूवमेंट नहीं था, कांग्रेस का भी था, बट अब मुस्लिम लीग भी मेजोरिटी में आ रही है, तो दैट इज अ थिंग टू थिंक ओवर। कांग्रेस बॉम्बे में, मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंस में, यूनाइटेड प्रोविंस में, बिहार में, उड़ीसा में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, असम में, ये सब जगह पे कांग्रेस मेजोरिटी में आई है। तो कांग्रेस अच्छे खासे जगहों में मेजोरिटी में आई है, लेकिन सिंध और बंगाल तो नहीं है। ठीक है, पंजाब में, पंजाब में कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आई थी, कांग्रेस ने अलायंस बनाया था। पंजाब में कांग्रेस ने अलायंस बनाया शिरोमणि अकाली दल के साथ। ठीक है, ये पंजाब में अलायंस बना के आई है। अब ये तो हो गया प्रोविंस के लेवल का गेम। सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शन हुए हैं ना, मैंने बोला तुमको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो रही है उसके इलेक्शंस भी हुए हैं, और उसके इलेक्शंस में 102 में से 102 में से इफ यू सी, तो कांग्रेस 57 पाई है और मुस्लिम लीग को मिला है 30। ठीक है, 30 फॉर मुस्लिम लीग। ठीक है, ये तुमको पता ही होगा, सीट जो रिजर्व थी उसके बेसिस पे आए हैं ये लोग। कांग्रेस मेजोरिटी में है और मुस्लिम लीग ज्यादातर रिजर्व सीट्स के बेसिस पे आई है। इनका पहले से चल रहा था ना कि वो सीट पे सिर्फ यही लोग लड़ेंगे, फिर वो सारी चीजें उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू ने इसी बीच में बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कौन जीता है? कांग्रेस जीता है। ठीक है, असम कांग्रेस जीता है। तो नेहरू जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ जब लोगों ने हमको जिताया है, तो लोग बोल रहे हैं कि खुद उनको इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं होना है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आपने पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध को मुस्लिम मेजोरिटी के बेसिस पे ऐसा रखा हुआ है या कौन से ग्रुप में रखा हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग को ना जिता के या फिर
हमको जिताया गया है, कांग्रेस को जिताया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट आता है इसी बीच में कि नॉर्थ वेस्ट में तो पूरे मुस्लिम्स है ना मेजोरिटी में। अगर वो लोग जिन्ना सर की बात को इतना ही सपोर्ट करते, मुस्लिम लीग की बात इतना ही सपोर्ट करती, तो मुस्लिम लीग तो ग्रुप बनाने के फेवर में था। लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने किसको जिताया? कांग्रेस को जिताया। तो जवाहरलाल नेहरू इज टेलिंग व्हाई वी शुड सपोर्ट कैबिनेट प्लान। ठीक है, चलेगा मीत, नो इश्यूज। व्हाई वी सपोर्ट कैबिनेट प्लान? हम कैबिनेट प्लान को सपोर्ट क्यों करें? व्हेन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम मेड अस वन। जब हमको जिताया इन्होंने, तो यही शो कर रहे हैं ना कि इनको मुस्लिम मेजोरिटी ग्रुप जो आपने ग्रुप बनाया है रिलीजन के बेसिस पे या जिस भी बेसिस पे, रिलीजन का ही बेसिस था बेसिकली। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और सिंध, ये जो जोन थे वहां पे मोस्टली मुस्लिम्स रहते थे, तो इस हिसाब से बनाया हुआ था। बंगाल असम का भी वही। बाकी पूरा जो ग्रुप सी था वो पूरा हिंदू मेजोरिटी था। तो अगर लोगों को वो एक्सेप्टेड था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, तब हमको जिताते ही नहीं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम ने हमको जिताया है। और ये क्या दिखा रहे हैं? एंड देन दे शो दैट दे डोंट वांट टू बी इन मुस्लिम मेजोरिटी ग्रुप। उनको ऐसा ग्रुपिंग चाहिए ही नहीं जो कैबिनेट मिशन बना रहा है। तो हम क्यों माने तुम्हारी ग्रुपिंग को? ठीक है, बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी सेइंग द सेम थिंग जो पहले बोल रहे थे कि उनको अपॉर्चुनिटी दो कि उनको कौन से ग्रुप में जाना है। दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड। दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड। ठीक है, इस वजह से आई एम रीइटरेटिंग माई स्टांस कि ग्रुपिंग कंपलसरी मत करो। ग्रुपिंग शुड नॉट बी कंपलसरी। हालांकि उनको डिसाइड करने दो। लेकिन तुमको पता है ये स्टेटमेंट आने के बाद मुस्लिम लीग भी स्टेटमेंट देगी। जब नेहरू जी का स्टेटमेंट आया तो वहां से मुस्लिम लीग ने भी जारी किया। मुस्लिम लीग बोलता है देखो कैबिनेट, अगर तुमने नेहरू जी की बात सुन के कुछ चेंज किया प्लान में, तो हम तो तुमको समझो फिर हम तुम ग्रुप दो ना दो, तुम पाकिस्तान बनाओ ना बनाओ, हम अपने दम पे बना लेंगे। इफ कैबिनेट एक्सेप्ट्स नेहरू जी स्टेटमेंट, अगर कैबिनेट नेहरू जी का स्टेटमेंट एक्सेप्ट करता है, तो ब्रिटिशर्स पाकिस्तान बनाए या ना बनाए हम तो बना लेंगे। मतलब मुस्लिम लीग बोल रहा है कि हम तो बना लेंगे। ब्रिटिशर्स मेक पाक और नॉट, वी विल मेक और वी विल मेक ऑन आवर ओन। और यही था जिसको बाद में उन लोग ने बोला डायरेक्ट एक्शन डे, जिसके वजह से इस देश में पार्टीशन के पहले ही बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। ठीक है, पाक बनाने के लिए 16th of August, they say Jinnah was a great leader of their country, but I don't believe। एक ऐसा लीडर जो लोगों को ही बोल रहा है कि मारो, आई डोंट एक्सेप्ट हिम एज अ लीडर। बाकी वो बहुत अच्छे रहे होंगे, एडवोकेट वगैरह, बट लीडर तो नहीं है मेरी नजर में। इनकी वजह से इस देश में बहुत मुस्लिम्स, बहुत हिंदू मारे गए। जाते जाते सिर्फ पावर के रुत में इन्होंने सब चीज बेकार कर दी। तो डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने शुरू किया, बोला कि जो भी है मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने वाले वो अब
झगड़ा करके जबरदस्ती पाकिस्तान बना। और ये जब आया तो पूरे देश में कम्युनल रियॉट्स फैल गई, बहुत लोग मारे गए, कम्युनल रियॉट्स हुआ, ब्रिटिशर्स का डर और बढ़ गया। अब ब्रिटिशर्स और जल्दी भागना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स बोले भाई ये तो अब पंगा हो गया, ठीक है। तो वेवेल था जो, उसने जवाहरलाल नेहरू को मिलने गया और बोला एक काम करो, आप टेबल पे आओ, आप आओ नेहरू जी और आप गवर्नमेंट बनाओ। डेफिनेटली, क्योंकि नेहरू जी मेजोरिटी में है ना, कांग्रेस मेजोरिटी में, गवर्नमेंट बनाओ। ये टेम्पररी गवर्नमेंट रहेगी, हाँ, बाय द वे, दिस इज इंटरिम गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट बोल लो। नेहरू जी जीते थे, इसके लिए आके बोला था जवाहरलाल नेहरू को वेवेल ने कि सर आप जीते थे सेंट्रल का, जैसे है, आओ और अपना गवर्नमेंट बनाओ जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने का काम शुरू कर दे। क्योंकि इनको अब भागना है ना, वेवेल को और ब्रिटिशर्स को दिख रहा है, तो इनको गवर्नमेंट बनाने इसलिए बोल रहा है ताकि फटाक से ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए और ये लोग निकल पाए ब्रिटिशर्स। नहीं तो इनके देश में लोग बोलेंगे ना कि तुम्हारे रहते हुए दंगा हुआ। वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू जी को बोला आओ गवर्नमेंट बनाओ, और वही गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा भी काम करेगी। जवाहरलाल नेहरू जी रेडी हो गए, ठीक है, लेकिन बोला ग्रुप वाले पॉइंट पे मैं अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। आई विल कम बट ग्रुप पॉइंट वोंट एक्सेप्ट। मैं आ रहा हूँ बट ग्रुप वाला पॉइंट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर वेवल ने जब नेहरू जी से बात कर ली तो किसके पास गया होगा? दूसरी पार्टी के पास, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के पास जाके बोला कि आ जाओ यार, कम से कम देख लो। तो मुस्लिम लीग ने बोला देखो, हम आएंगे, विल कम बट वोंट पार्टिसिपेट व्हेन इंटरम गवर्नमेंट विल वर्क एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम आएंगे, लेकिन जब इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट का काम करेगी तब भी हम बैठेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी वो लोग, तो हम नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो भारत पे लगेगा, और हमको तो पाकिस्तान चाहिए। विल कम बट वोंट पार्टिसिपेट, विल कम बट वोंट पार्टिसिपेट व्हेन इंटरिम गवर्नमेंट विल वर्क एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, मुस्लिम लीग बोल रहे हैं हम आएंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे, लेकिन जब इंटरिम गवर्नमेंट जो नेहरू जी की है संविधान बनाने का काम करेगी तो हम उसमें नहीं बैठेंगे, और डायरेक्ट एक्शन भी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू होता रहेगा। डायरेक्ट एक्शन विल कंटिन्यू। ठीक है, क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हो? ये हमने एक्चुअली पॉलिटी के कोर्स में भी पढ़ी है चीजें, यहाँ तक मेरे साथ हो सब? गायत्री, तेजस्वी, मधुरा, ओके कूल। नाउ इंटरिम गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ठीक है। इसका कुछ फैक्चुअल पार्ट है जो आपको स्पेक्ट्रम में ध्यान से पढ़ना रहेगा। जैसे इंटरिम गवर्नमेंट में कौन था, अब तो वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यू डोंट नो, यूपीएससी कल को मूड हुआ तो पूछ लेंगे। तो एक वो फैक्चुअल पार्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो मेरा पढ़ाने का मतलब नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट ही आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम कर रही थी ना। तो अब मैं एक एक नाम बताऊं, उससे अच्छा तुम खुद ही पढ़ लो। इंटरिम गवर्नमेंट विल वर्क एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो। तो ये जो फैक्चुअल पार्ट है, किसने कौन सा पोर्टफोलियो या किसने क्या संभाला, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को ड्राफ्ट कमेटी वगैरह जो भी था वो सब चीजें दी गई है, किसने क्या क्या देखा, तो वो सारी चीजें आपको स्पेक्ट्रम में एक चार्ट बना के दी गई है, उसमें देख लेना। इंटरिम गवर्नमेंट के हेड जवाहरलाल नेहरू जी बनेंगे डेफिनेटली।
ठीक है, ये पूरा सीन विल गो ऑन। अब द थिंग इज लाइक दिस, आपका स्ट्रक्चर वाज ऐसा ना, वाइसरॉय, और उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, ये वेगल था। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या गवर्नमेंट है, उसका प्रेसिडेंट कौन रहेगा, आपका वाइसरॉय ही प्रेसिडेंट रहेगा, जो कि वेवल है। करेक्ट। इस वाइसरॉय के अंदर दो विंग्स थे, मतलब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वही तो सरकार है, वही तो गवर्नमेंट है जो लोग बन रहे हैं। तो बेसिकली इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वही है नेहरू जी, जिनको आप हेड बोल रहे हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वेवल था, नेहरू जी वॉज हेड, इसके लिए वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि आजाद नहीं हुआ है ना अभी भारत। तो 9 दिसंबर 1946 को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिल रही है। ये फैक्ट हमने पॉलिटी वाले में भी किया हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिल रही है, फर्स्ट मीटिंग हो रही है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बाद रुकती है कि मुस्लिम लीग भी आ जाए। मुस्लिम लीग वाले आते रहते नहीं है ना, इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं आते उन लोग, मतलब सिर्फ सरकार के काम में बैठते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है तब नहीं आते। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करने को नहीं होगी ना, काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर मुस्लिम लीग, वोंट बी एबल टू वर्क। ये लोग सोच रहे हैं कि यार आ जाएंगे इन लोग संविधान बनाने, दे आर वेटिंग फॉर मुस्लिम लीग। ठीक है, अब जब तक मुस्लिम लीग नहीं आता तब तक कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जब तक मुस्लिम लीग नहीं आता है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, टिल दैट टाइम राइट ऑब्जेक्टिव्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स लिख दो कि आपका संविधान कैसा दिखेगा। और इसीलिए आपको दिखता है कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय बाय किसने दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बताओ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था, चैट बॉक्स पे लिखो, इसी क्वेश्चन हर साल आता है। हु गेव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो नेहरू जी। नेहरू जी इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। दिस इज बेसिकली रोड मैप। आप इसमें लिखोगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ये सारी चीजें लिखोगे। ठीक है, अब मुस्लिम लीग तो आ नहीं रहा था फिर भी, तो ब्रिटिशर्स ने ये सबको डीले की तरह देख रहे थे। ब्रिटिशर्स देख रहे हैं यार ये कितना स्लो काम कर रहे हैं इन लोग, इनको तो भागना है ना अब, हो गया जो मतलब था 200 साल रूल करके। ब्रिटिशर्स सॉ दिस एज डीले। अब ब्रिटिशर्स को भागना है, तो इसके लिए क्लेमेंट एटली ने एक दिन सोचा कि रेडियो जॉकी बनता हूं मैं, और रेडियो पे आया। अब इसको दिख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो रेडियो पे आया और मन की बात बोली कि जून 30 1948 का एक तारीख दिया, और बोला कि हम ब्रिटिशर्स इंडिया क्विट कर देंगे इस दिन तक, वी विल क्विट इंडिया। और ये भी बोला कि आप लोग उस टाइम पे कोई भी कंडीशन पे हो, हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, इंडिया इन वॉट एवर स्टेट वी डोंट केयर। तो तुमको तब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो बनाओ। ये एक्चुअली क्लेमेंट एटली ने प्रेशर डेवलप करने के लिए बोला था।
ताकि थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाए और काम जल्दी जल्दी करना शुरू करे ये लोग। ठीक है, तो क्रिएट प्रेशर, बेसिकली एक अल्टीमेटम दे दिया कि बेटा कर लो जल्दी, हमको तो निकलना है, हमारे रहते बना लोगे तो अच्छा है, नहीं तो हमारे जाने बाद देख लेना। और क्लेमेंट एटली को ये भी समझ गया था कि वेवेल तो कुछ कर नहीं पा रहा है, बेचारा इधर से उधर दौड़ रहा है, वे विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग, वे विल जो है आपके कुछ नहीं कर पा रहे। तो उसको वापस बुला लिया इंग्लैंड, कॉल्ड हिम बैक, और एक नवे वॉइसरॉय को भेजा जिसका नाम था माउंट बेटन। डिड यू गाइस गॉट द स्टोरी? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? प्लीज रेज योर हैंड इफ द स्टोरी इज क्लियर टिल यू। अगर यहाँ तक सब इजीली समझ में आ गया हो, सब चीजें समझ गई हो, तो हाथ उठाओ। जगत, इज इट क्लियर? तो आपको ये समझ में आया? जस्ट जस्ट यार बोल बोल के मेरा पूरा मुंह सूख जाता है, पता है तुम लोग को? ओके, ना, अब माउंट बेटन है, नए वॉइस में है, और इनको एक काम दिया है कि भाई डेडलॉक खत्म करना है, संविधान बनाना है और भागना है। ठीक है, क्लियर कर। भाई जो वाइस रॉय डेडलॉक हटा नहीं पा रहा था ना मुस्लिम लीग और इनके बीच का, कांग्रेस के, तो अब लॉर्ड माउंटबेटन आए। इनको भेजा गया है कि जाओ सॉल्व करो। ही इज न्यू वॉइस रॉय। तुमको बोलो एक सीरीज है फ्रीडम एट मिडनाइट, वो देखना दो, उसमें और अच्छा समझ में आएगा। रिजॉल्व करने भेजा है डेडलॉक, और बोला है डेडलॉक रिजॉल्व करके पावर पास करके आओ, एंड पास पावर। अभी तक सब लोग पार्टीशन नहीं चाह रहे थे, ठीक है? तो अब माउंटबेटन एक प्लान लेके आए हैं। माउंटबेटन का प्लान सुनते हैं। माउंटबेटन सर क्या प्लान देना चाहते हैं वो देखते हैं। माउंटबेटन सर बोल रहे हैं कि लेट्स इंडिपेंडेंट ईच प्रोविंस। हम क्या करते हैं, पूरा ऐसा ग्रुप बनाने से अच्छा हर प्रोविंस को इंडिपेंडेंस देते हैं। लेट्स इंडिपेंडेंट, लेट्स गिव इंडिपेंडेंस ज्यादा अच्छा होगा। ईच प्रोविंस, एक एक प्रोविंस को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, सबको मतलब अलग अलग, एंड गिव देम चॉइस। और उन प्रोविंस को चॉइस देते हैं वेदर दे वांट टू जॉइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नॉट। इनका प्लान एक कदम आगे कि हर प्रोविंस को सबको इंडिपेंडेंस दे दो, भारत जैसा नहीं, सबको इंडिपेंडेंस दे दो। और उसके बाद उनको बोलो कि तुम प्रोविंस ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं। जैसे कि अब यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि सब इंडिया बन के अलग होंगे, नहीं। पंजाब को अलग इंडिपेंडेंस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस सिंध अलग, बॉम्बे अलग, मद्रास अलग। अब इनके ऊपर है कि इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना है कि नहीं है। तुमको पता है जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया, तो बोला पागल वागल हो गए हो क्या भाई, बाल्कनाइजेशन कर रहे हो? रिजेक्टेड।
and named the plan as, रिजेक्ट किया और नाम दिया प्लान का एज प्लान बाल्कन। इसके लिए आपको कभी कभी इसको प्लान बाल्कन भी बोला जाता है कि तुम यार, तुम तो आजाद क्या कर रहे हो, तुम तो पूरा खत्म ही कर रहे हो, तुम तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रहे हो, बेकार कर दोगे। तो जब रिजेक्ट हुआ तो एक लास्ट प्लान आया बाय माउंटबेटन। लास्ट प्लान बाय माउंटबेटन ने एक लास्ट प्लान बना के लाया, बोला भाई ये देखते हैं। इसी प्लान को जो लास्ट प्लान बना के लाएगा माउंटबेटन, आप 3 जून प्लान बोलते हो। इसी प्लान को जो लास्ट प्लान लाएगा उसको आप पार्टीशन प्लान बोलते हो, क्योंकि ये प्लान में पहली बार पार्टीशन का जिक्र हो गया था। यही प्लान है जिसको आप लोग माउंटबेटन प्लान भी बोलते हो। तो कोई भी नाम आया तो डरने का नहीं, ठीक है। ये पार्टीशन बोलने का मतलब ही ये था कि देखो यार, ये लोग तो कोई और चीज मान नहीं रहे, पार्टीशन कांट बी अवॉइडेड। क्लियर हो गया था। माउंटबेटन वॉज क्लियर, एवरीवन वॉज क्लियर कि पार्टीशन अब अवॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब क्या होगा, यही जो माउंटबेटन का प्लान है, इसको जब ये बिल है ना, जब एग्जीक्यूट करोगे तो इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बोलोगे। ये तो माउंटबेटन का प्लान है, तो एक तरह से प्लान है, जब एग्जीक्यूट करना है तो उसी को आप इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 बोलते हो, ठीक है। पार्टीशन अब अवॉइड नहीं होगा, मतलब आपको 2 डोमिनियन बनाना पड़ेगा। There will be 2 dominions that would be created. One would be India, another would be Pakistan, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अब बनेगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी अप्लाइड ऑन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। नॉट अप्लाई ऑन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, ठीक है। इसके लिए जो नहीं अप्लाई होगा, दूसरे डोमिनियन पे एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही है कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पे नहीं लगेगा। अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर प्रिपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। क्या यहाँ तक सब ठीक है? आर यू गाइस गेटिंग टिल हियर? यहाँ तक सब मेरे साथ हो आप लोग? यस, रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टिल हियर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी बनी है, जो संविधान बना रही है इंटरिम गवर्नमेंट नेहरू जी की, वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पे नहीं लगेगी, और एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो पाकिस्तान का संविधान बना, ठीक है। अब नोटिस ही हो, आपका मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो है, ये वाले जोन पे देखो, और ये बंगाल वाले जोन पे देखो, मतलब बंगाल और पंजाब वाले जोन की बात कर रहा हूँ मैं। बंगाल और पंजाब, जब यहाँ के, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी असेंबली किसके साथ रहना है या क्या है? अब ऐसा डिसाइड हुआ है कि बंगाल और पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उनसे पूछा गया
कि आप क्या करोगे, आपको ये चलेगा? क्योंकि अब तो बाउंड्री बनाना है ना, बॉर्डर बनाना है। अब दो देश बनेंगे, तो बंगाल और पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा गया कि आप टोटली विद इंडिया या पाकिस्तान रहेंगे, दोनों में से किसी एक के पास। आर यू गोना बी विद इंडिया और आर यू गोना बी विद पाकिस्तान? या फिर एक ऑप्शन और है कि हम बाउंड्री बना दें, आप दोनों के बीच में एक सरहद बना दो। अगर ये लोग बोलेंगे कि बाउंड्री बना दो, तो इसका मतलब ये लोग पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो दे सेड व्हाट, इन लोग ने बोला कि देखो हम दोनों में से नहीं, आधे आधे इसमें डिवाइड होंगे, तो बाउंड्री बना दो, ठीक है। पार्टीशन सपोर्ट कर रहे हैं, तो रिलीजियस लाइन पे ये पार्टीशन होगा। मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान के पास चला जाएगा, हिंदी मेजोरिटी इधर आ जाएगा। मतलब बंगाल का हिंदू मेजोरिटी हमारे पास, बंगाल का मुस्लिम मेजोरिटी उधर, पंजाब का हिंदू मेजोरिटी इधर, पंजाब का मुस्लिम मेजोरिटी उधर। अब ये बाउंड्री बनाने की बात की गई, तो इसके लिए एक बाउंड्री कमीशन की जरूरत है। बाउंड्री बनाने के लिए देयर वाज अ नीड फॉर बाउंड्री कमीशन। और अब पिक्चर में आएंगे आपके बाउंड्री कमीशन। अब आपको बाउंड्री कमीशन आते हुए दिख रही है। ये बाउंड्री कमीशन को काम दिया गया है कि पंजाब और बंगाल को स्टडी करो, क्योंकि उन्हीं के बीच से लाइन करनी है, क्योंकि दे आर सेइंग कि दे विल नॉट बी टोटली इन इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि डिवीजन है अंदर मेजोरिटी माइनॉरिटी का। तो पंजाब और बंगाल की सेंसस स्टडी करने बोला गया था इनको, कि जो भी सेंसस है उसको स्टडी करना और उस बेसिस पे लाइन ड्रॉ करना। ऑन बेसिस ऑफ सेंसस यू नीड टू ड्रॉ लाइन। अब डेफिनेटली जब सेंसस पढ़ोगे तो ही तो पता चलेगा कि रिलीजन कौन सा है। इसके लिए मैं ये रिलीजियस लाइन बोल रहा हूँ कि ये जो बंटवारा हुआ है ये रिलीजन के बेस पे हुआ, कि मुस्लिम मेजोरिटी उधर, हिंदू मेजोरिटी इधर, ठीक है। ये जो बंदा आया बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बन के, उसका नाम क्या था याद है आपको? सर सिरिल रेडक्लिफ। इसके लिए कभी कभी बाउंड्री कमीशन को रेडक्लिफ कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी क्या है ना, ये बंदे कहाँ से आए थे? फ्रॉम वेयर डिड ही कम? ही केम फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में तो होती है ठंडी। तो जैसे ही भारत में आया, इसको लगा जोर से चटका। तो इसको उस टाइम पे आया ये जब यहाँ पे समर चल रहा था, तो ये पूरा पानी हो गए। अब सर सिरिल रेडक्लिफ को फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे, इनको कुछ एक्सपीरियंस था नहीं इधर का, और यहाँ पे आए तो इनको लगी गर्मी, तो ये भाग के चले गए शिमला। जब ये शिमला गए, इन्होंने कोई प्रॉपर स्टडी नहीं किया सेंसस का, कुछ नहीं किया। नो प्रॉपर स्टडी ऑफ सेंसस। एक मिनट, लेक्चर में कर रहा हूँ। नो प्रॉपर स्टडी किया सेंसस का, और दो लाइन खींच दी और पार्टीशन हो गया। दो लाइन खींच दिया भाई साहब ने। अब तुम नोटिस करना, मैं जो चीज तुमको बता रहा हूँ, आईआर में जब मैं वो लाइन पढ़ाता हूँ तो अलग नाम है उसके, लेकिन जब इसने खींचा था तो दो जगह लाइन खींचा ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लाइन खींचा गया और यहाँ पे जो लाइन खींचा गया है, ये दोनों को आप लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हो पहले। पार्टीशन हो गया, एंड बिलीव मी, अब तुम सोचो, मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी पे डिवाइड किया है ना,
तो कुछ लोग जो पाकिस्तान में हिंदूज थे वो अब डर गए ना कि यार वो मुस्लिम का है हो गया, तो हमको इंडिया की तरफ आना पड़ेगा। और जो इंडिया में थे मुस्लिम्स उनको भी डर लगा कि उनको वहां जाना चाहिए कुछ को, तो दे स्टार्टेड टू गो हियर एंड देयर, और उसी बीच में पीपल गॉट किल्ड। तो देश को आजादी तो मिली, बट बहुत ही बुरे तरीके से मिली, बहुत ही सह के मिली। ऐसी आजादी तो नहीं सोची थी हम लोगों ने, एटलीस्ट ये तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। आर यू गाइस क्लियर टिल हियर? सबसे बुरी चीज ये है कि बहुत लोग मारे गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो दिया जाता है वो तो कम होता है, उससे भी ज्यादा ही नंबर होते हैं। कोविड में अगर बोला है 12,000 मारे, तो डेफिनेटली मरने की जनसंख्या उससे ज्यादा है। ठीक है, अब ये तो मैंने बंगाल और पंजाब का आपको बताया है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम का भी बात हो रहा था ना। आसाम में स्पेसिफिकली सिलेट रीजन। ठीक है, इधर पे लोगों को डिसाइड करने बोला, तो यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था। बेसिकली यहाँ पे बोला गया था कि पीपल विल डिसाइड कि इंडिया के साथ रहना है कि पाकिस्तान के। तो रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम मतलब वोटिंग हुई। ठीक है, अब इस रेफरेंडम का क्या आया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने पाकिस्तान को चूज किया, मतलब ज्यादा लोगों ने यहाँ के लिए किया। और जो असम का सिलेट डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए वोटिंग हो रही थी, उन लोगों ने इंडिया को चूज किया। ठीक है, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था ना एक को, खान अब्दुल गफर खान। उन्होंने तो बॉयकॉट कर दिया इस पूरे रेफरेंडम को, क्योंकि ये इंडिया के साथ रहना चाह रहे थे, इंडिया को नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आपको पता ही है आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास, और आसाम वाला सिलेट रीजन हमारे पास। सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा गया कि आप किसके पास रहोगे। सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला पाकिस्तान। तो आज आपको पता ही है पाकिस्तान के पास, या पाकिस्तान के साइड में है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट प्रिंसली स्टेट्स को क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट के ऊपर से जो ब्रिटिश का सुजेरेंटी था वो खत्म। ठीक है, पैरामाउसी की पावर गॉन, पैरामाउसी खत्म हो गया, और प्रिंसली स्टेट को बोल दिया गया योर चॉइस। तुमको इंडिया के साथ रहना इंडिया के साथ रहो, तुमको पाकिस्तान के साथ रहना पाकिस्तान के साथ रहो, तुमको अकेला रहना अकेला रहो। सो उनको तीन चॉइस दिया गया कि यू कैन बी इंडिपेंडेंट, अकेला रहना है तो अकेला रहो, पाकिस्तान के साथ रहना पाकिस्तान के साथ रहो, इंडिया के साथ रहना इंडिया के साथ रहो। एक्चुअली मेरा देश ही ऊपर होना चाहिए ना, इसके तो नीचे भी नहीं होना चाहिए मेरे को, ये नीचे ही अच्छा लगता है। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क अब के बाद वो टाइटल यूज नहीं करेगा। एम्परर ऑफ इंडिया या एम्प्रेस ऑफ इंडिया ये लोग टाइटल यूज करते थे ना, अब वो टाइटल यूज नहीं करेंगे। नो लॉन्गर यूज टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और चीज थी इसमें, एक बार जब दोनों डोमिनियन क्रिएट हो गया, आफ्टर बोथ डोमिनियंस क्रिएटेड, ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर कोई भी लॉ बनाएगा इन पे नहीं लगेगा, ना पाकिस्तान पे ना इंडिया पे। ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड नॉट enact
any law in the territories of New Dominion. यही सब आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा है। क्या यहाँ तक सब मेरे साथ है? Are you guys with me till here? Are you guys with me till here? बहुत बढ़िया। अब फाइनली आज़ादी मिल गई है। कुछ छोटे मोटे चीज जैसे रिवोल्ट रिवोल्ट बच गए हैं जो तुम स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे, तुमने बोलो रहोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं। तो जो मिसलेनियस टॉपिक है मैं वो खत्म कर दूंगा, फिर हिस्ट्री खत्म। हार्डली वी विल टेक इट 1-2 डेज, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 2 से 3 दिन या ये वीक का एंड, फिर एनवायरनमेंट शुरू कर देंगे। तो आप लोग खत्म कर देना अच्छे से, एनवायरनमेंट की बुक ला देना, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, जो 2-3 लेक्चर बचा है वो कर लेंगे, फिर वी कैन डू इट। मिसलेनियस टॉपिक है वो खत्म कर लेते हैं, फिर कुछ नहीं। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं, नहीं है तो जा सकते हो। और टारगेट सबको करने हैं जो दिए हैं, पढ़ के कल तक खत्म कर लेना। किसी को कोई डाउट है? जिनको क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड्स वंस। जिनको क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड्स वंस। ओके ओके, भूमि इज इट क्लियर बच्चा? भूमि इज इट क्लियर? दिख नहीं रहा आपका हैंड रेस। ठीक है, जा सकते हो। We'll catch you all tomorrow morning में आयर के लेक्चर में। Have a great day. Study well. Let's crack it. Bye bye guys, जा सकते हो। डाउट है तो मैं रुका हूँ, अदरवाइज जा सकते हो। थैंक यू श्रवनी, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मधुरा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू जगत, थैंक यू पद्मप्रिया, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू रक्षित, बाय बाय, गुड नाइट। हर्षिता एंड Yeah, bye गायत्री, bye. Good night. गुड नाइट हर्षिता।